अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टॉपिक पर। देखेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो ओवरलोडेबल हैं और कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो ओवरलोडेबल नहीं हैं। तो हमने देखना है कि पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, फिर हमने ओवरलोडेबल एंड नॉन ओवरलोडेबल ऑपरेटर्स देखने हैं, फिर हम देखेंगे कि यूनिटरी बाइनरी या रिलेशनल ऑपरेटर्स को ओवरलोड किस तरीके से किया जाता है सी प्लस प्लस में। ओके जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है इसमें हम क्या करते हैं कि हमने देखा है कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं या कुछ यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं, वो इंटीजर्स के साथ काम करते हैं। मतलब ए प्लस बी करें, ए और बी दोनों इंटीजर हैं तो दोनों को ऐड करवा देता है, उसका रिज़ल्ट जो है हमें दे देता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स को जो कि सी प्लस प्लस में अवेलेबल हैं उनको रीडिफाइन करें अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना पड़ता है। तो जो आपके पास बिल्ट इन ऑपरेटर सी प्लस प्लस में अवेलेबल हैं उनको यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के लिए रीडिफाइन करना जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। अब उसको ओवरलोड कर लेते हैं, ओवरलोड करने के बाद हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के साथ उन बिल्ट इन ऑपरेटर्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब जो ओवरलोडेड ऑपरेटर्स होते हैं वो फंक्शन होते हैं स्पेशल नेम के साथ। अब स्पेशल नेम के साथ क्या मतलब है इसका कि आपके पास कीवर्ड होता है स्पेशल, इसका नाम होता है ऑपरेटर, इसके साथ सिंबल होता है जो कि उस ऑपरेटर का सिंबल होता है जिसको आप ओवरलोड करना चाह रहे हैं। तो आपके पास ऑपरेटर कीवर्ड है, उसके साथ एक सिंबल है जिसको उस ऑपरेटर का सिंबल है जिसको आप ओवरलोड करना चाह रहे हैं। और बाकी फंक्शंस की तरह ओवरलोडेड ऑपरेटर जो होते हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनकी रिटर्न टाइप भी होती है और उनकी लिस्ट ऑफ पैरामीटर भी होते हैं। तो इसका सिंटैक्स बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं ओवरलोडेबल ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्लस माइनस स्टैटिक डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर पावर ऑपरेटर, ठीक है, इसी तरह एड्रेस ऑपरेटर वगैरह, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे ओवरलोडेबल ऑपरेटर्स हैं। इनको आप ओवरलोड कर सकते हैं अपने यूज़र डिफाइंड टाइप्स के लिए। जबकि ये वाले जो हमारे पास स्कोप एक्शन ऑपरेटर है और ये पॉइंटर के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर है और कंडीशनल ऑपरेटर है। तो ये वाले जो चार ऑपरेटर्स हैं इनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते यूज़र डिफाइंड टाइप्स के लिए, तो ये हमारे पास नॉन ओवरलोडेबल ऑपरेटर्स में आते हैं। अब यूनिरी ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यूनिरी ऑपरेटर वो होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। अब यूनिरी ऑपरेटर में हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है, ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद यूनिटरी माइनस ऑपरेटर है, फिर लॉजिकल नोट ऑपरेटर आ जाता है। तो यूनिटरी ऑपरेटर जो हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। अब वो ऑपरेशन क्या हो सकता है, वो ऑपरेंड के ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी। अब ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा कि क्या हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, माइनस ऑपरेटर यूज़ किया है या फिर लॉजिकल नोट ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया है। तो वो डिपेंड करेगा कि ऑपरेंड के ऊपर से क्या वर्क जो है वो करना है। इसके बाद ज़्यादातर ऑपरेटर जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पे जो है वो हम लिखते हैं, लेकिन राइट साइड पे भी लिखते हैं। अगर हम देखें कि पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो फिर राइट साइड पे आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये एग्जांपल देखें तो नोट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आपका जो नोट ऑपरेटर है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेगा। अब नोट क्या करता है, ये उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको उसका रिवर्स ले लेता है। अगर हम यहाँ पर बूलियन की बात करें तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू। अब ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं ये प्रीफिक्स ऑपरेटर के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो लेफ़्ट साइड जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यूज़ किए हैं। अगर हम इसको पोस्ट फिक्स के तौर पे यूज़ करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट के बाद जो हम इसको लिख लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के फिर राइट साइड पे आ जाएंगे।
तो इस तरीके से हम इनको ओवरलोड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर्स हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है आगे, ये वाली डिस्टेंस वाली एक एग्जांपल है। इसमें हमने एक क्लास बनाई है डिस्टेंस की, उसमें फीट एंड इंचेस जो हैं दो इसके डाटा मेंबर्स हैं। फिर डिस्टेंस का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, फिर पैरामीटराइज एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है, और फिर डिस्प्ले डिस्टेंस का एक फंक्शन बनाया है जहाँ पर हम डिस्टेंस को डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पर आगे हमारे पास जो है ये एक ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया है इंक्रीमेंट का। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पहले ऑपरेटर कीवर्ड है, उसके बाद सिंबल है। तो सिंबल हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर था यूनरी, तो यहाँ पर क्या किया हमने प्लस प्लस लिख दिया, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन इसकी रिटर्न टाइप जो है वो डिस्टेंस है, क्योंकि जब हम इसको इंक्रीमेंट करवाएंगे तो इंक्रीमेंट करवाने के बाद जो हमारे पास वापस रिटर्न होगी वैल्यू वो डिस्टेंस टाइप की होगी। तो यहाँ पर हमने फीट में इंक्रीमेंट कर दिया है, फीट में, और फीट में स्टोर करवा दिया, इस तरह इंचेस के अंदर इंक्रीमेंट करके स्टोर करवा दिया है। और यहाँ पर एक ये स्पेशल टाइप जो है हमने क्रिएट करवाई है डिस्टेंस टाइप की, रिटर्न करवाई है। उसमें फीट एंड इंचेस जो थे वो रिटर्न करवा लिए हैं। और इसके बाद हमने मेन फंक्शन इसका लिख लिया। मेन में हमने डिस्टेंस के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, और प्लस प्लस D1 करके हमने डिस्टेंस डिस्प्ले करवाया है। इस तरह D2 जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो आउटपुट इसको आप खुद से ट्राई करेंगे और इसकी आउटपुट चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट जो है वो क्या आती है। अगर हमने यहाँ पर किया है 11 एंड 10 D की वैल्यू है, तो यहाँ पर फिर D1 की वैल्यू यहाँ पर 11 एंड 10 है। तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे इंक्रीमेंट के बाद तो 12 एंड 11 आनी चाहिए। इसी तरह D2 की वैल्यू जो है वो -5 में +1 करेंगे, -4, 12 जो है ये हो जाएगी। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट के बाद आपके पास वैल्यू आएगी -4 एंड 12। तो इसको आप खुद से टाइप करके चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट जो है वो इसके बाद हम बात करते हैं जी बाइनरी ऑपरेटर पे। तो बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों साइड पे दो ऑपरेंड होते हैं। तो इसको टू आर्गूमेंट भी कहा जा सकता है। इसके अंदर हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर हैं वो प्लस है जो कि एडिशन के लिए यूज़ होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, उसके बाद डिविजनल ऑपरेटर है एक, उसके अलावा मॉडुलस ऑपरेटर वगैरह हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है बॉक्स की, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, और उसमें गेट वॉल्यूम का एक फंक्शन है जो कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कंप्यूट करेगा। उसके बाद इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेट करने के लिए 3 फंक्शंस जो हैं क्रिएट कर लिए हैं। और यहाँ पर फिर एक ऑपरेटर ओवरलोड किया गया है प्लस का ऐड करने के लिए। तो जब आपने ओवरलोडिंग करनी है तो इसमें दो मेथड हैं कि एक तो ये पैरामीटराइज होगा, और उसके बाद इसकी रिटर्न टाइप वही होगी जो हमारी यूज़र डिफाइंड टाइप के लिए होगी। जिस टाइप के लिए आपने इसको डिफ़ाइन किया है वही वाली टाइप जो होगी इसकी रिटर्न टाइप होगी। अब हमने यहाँ पर बॉक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बॉक्स डॉट लेंथ है, और इस बॉक्स की लेंथ, अब ये वाली जो वेरिएबल है इसकी लेंथ में हमने क्या करना है, दिस डॉट लेंथ। दिस का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करे करंट ऑब्जेक्ट जो है, प्लस ये जो पैरामीटर में इसका ऑब्जेक्ट आया है बॉक्स, उसकी लेंथ, इन दोनों को ऐड करवाएगा, बॉक्स की लेंथ में ये स्टोर करवा देगा। इसके अलावा फिर ब्रेथ के साथ भी यही काम करेगा, और हाइट के साथ भी इसी तरह से हमें ऐड करवाना है। उसके बाद रिटर्न करवा देना उस बॉक्स को जिसके अंदर हमने ऐड करवा लिया है। फिर हम इसका जो माइनस ऑपरेटर है उसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि इनके अंदर ये जो दिस कीवर्ड है, दिस पॉइंट कर रहा है जो ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ये पॉइंट कर रहा है, और जो ऑपरेटर के राइट साइड पे ऑब्जेक्ट है वो इधर इस पैरामीटर के थ्रू यहाँ पर पास हो रहा है। तो ये जो दिस है ये लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेंड के ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा है, और ये जो बी है ये उसके ऑपरेटर के मतलब राइट साइड वाले को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इनको ओवरलोड कर लेते हैं, और इसके बाद मेन में आप इसको कॉल करवा के दोनों बॉक्सेस को ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। फिर वॉल्यूम उसका एक वॉल्यूम के लिए वेरिएबल ले लिया है। फिर बॉक्स की हमने हाइट ब्रेथ एंड लेंथ वगैरह सेट कर दिया है बॉक्स 1 बॉक्स 2 के साथ। फिर हमने वॉल्यूम जो है उसका कंप्यूट करवाया है बॉक्स 1 का, फिर बॉक्स 2 का वॉल्यूम कंप्यूट करवाया। बॉक्स 3 में हमने क्या किया है, बॉक्स 1
प्लस बॉक्स 2 किया है कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की सारी जो भी उसकी ब्रेथ लेंथ एंड हाइट है उनको ऐड करवा दो और बॉक्स 3 जो है वो न्यू वैल्यू बन जाएगी। बॉक्स 3 का वॉल्यूम हमने यहाँ पर शो करवाया है। इसके बाद बॉक्स 3 की वैल्यू दोबारा से चेंज करवाई है, बॉक्स 1 माइनस बॉक्स 2 किया है और फिर इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पर शो करवा लिया है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हम जो बाइनरी ऑपरेटर है उसको किस तरह से ओवरलोड कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की कि रिलेशनल ऑपरेटर को हम ओवरलोड किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि C++ लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इस तरह के हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ जो हैं वो काम करते हैं। तो अब इन ऑपरेटर्स को भी हम ओवरलोड कर लेते हैं अपने यूज़र डिफाइंड टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। तो आगे हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है वो ये लेस देन ऑपरेटर को ओवरलोड करने की एग्जांपल दी गई है। बाकी ऑपरेटर भी इसी तरह से आप ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्लास है, उसके फीट और इंचेस हैं। डिस्टेंस का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिर पैरामीटराइज का कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिर उसका डिस्प्ले करवा दिया डिस्टेंस, और उसके बाद हमने ऑपरेटर लेस देन वाला जो है यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। अब हमने पहले भी बाइनरी ऑपरेटर के अंदर बात की थी कि जो हमारे पास पैरामीटर में आएगा वो आएगा इस ऑपरेटर के राइट साइड वाला जो है ऑब्जेक्ट। तो लेफ़्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये फीड के थ्रू हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाला फीड लेस देन है राइट साइड वाले फीड से, तो हमने इसको क्या कह देना है, ट्रू कह देना है। इसी तरह अगर दोनों फीड्स जो हैं मतलब लेफ़्ट साइड वाले और राइट साइड वाले दोनों फीड इक्वल हैं तो हमने उसके इंचेस की बेस पे क्या करना है, डिसीजन करना है कि इंचेस जो हैं वो लेफ़्ट साइड के राइट साइड से ग्रेटर हैं या लेस हैं। तो अगर ये ट्रू हो जाता है, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज़ क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर भी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट बनाए D1 एंड D2, फिर D1 लेस देन D2 किया, D1 इज़ लेस देन D2 का मैसेज प्रिंट करवा दिया। इसके बाद अगर ये वाली जो वैल्यू है ये फॉल्स हो जाती है, रिटर्न करवाती है फॉल्स, तो फिर हम क्या करेंगे, D2 इज़ लेस देन D1। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ये हम यूनिटरी, बाइनरी एंड रिलेशनल ऑपरेटर को ओवरलोड किस तरह से करते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं अपनी डेव C++ में एक। अब हमें यहाँ पर जो एग्जांपल है इसके अंदर हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल की एक क्लास बनानी है जिसके डाटा मेंबर होंगे हाइट एंड विड्थ, और इसके अंदर एक मेंबर फंक्शन होगा एरिया। उसके अलावा कंस्ट्रक्टर भी हम बना लेंगे इसके अंदर। तो आइए कोड देखते हैं। इसके अंदर एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, नेम स्पेस यहाँ पर इंक्लूड करवा दी। उसके बाद रेक्टेंगल की क्लास हमने क्रिएट की है और हाइट विड्थ इसका क्या कर दिया, 2 डाटा मेंबर रख दिए हैं जो कि प्राइवेट हैं। फिर पब्लिक इसके एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर, तो हमें पता है कंस्ट्रक्टर का जो नेम है सेम एज क्लास होता है, इसकी कोई रिटर्न टाइम नहीं होती। तो यहाँ पर हमने हाइट एंड विड्थ की वैल्यू इनिशियली 0 कर दी। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू असाइन करवा सकें। फिर एरिया का फंक्शन बना लिया जिसमें हमने रिटर्न करवाया एरिया को। उसके बाद शो का फंक्शन बना लिया जिसमें हमने हाइट एंड विड्थ जो है वो शो करवा ली। अब यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ओवरलोड करवाया। अब रेक्टेंगल टाइप की क्लास है तो हमें पता है कि जब 2 भी रेक्टेंगल्स ऐड होंगी तो वापस हमारे पास रिजल्ट भी एक रेक्टेंगल ही आएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी रिटर्न टाइप जो है वो रेक्टेंगल कर ली। फिर ऑपरेटर कीवर्ड लिखा, प्लस जो सिंबल है हम यहाँ पर एडिशन के लिए ऑपरेटर ओवरलोड करना चाह रहे हैं इसलिए हमने प्लस लगाया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, रेक्टेंगल एंड उस रेक्टेंगल का हमने यहाँ पर रेफरेंस पास करवाया जो कि इस प्लस ऑपरेटर के राइट साइड पे होगी। फिर यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, टेम्प डॉट हाइट करके, फिर आपने यहाँ पर ये हाइट ऐड करवा के फिर आपने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई थी वो रिटर्न करवा दी। इसी तरह माइनस को भी किया है। अब इसके अंदर फ़र्क क्या आया कि आपने सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज करते जाना, एक फंक्शन बना लिया तो यहाँ पर आप साइन चेंज करते जाएंगे तो ये आपके पास दूसरे फंक्शंस जो हैं वो ओवरलोड होते जाएंगे। ये इसी तरह स्टैटिक वाला भी आ गया हमारे पास, फिर डिवीजन के लिए भी आ गया, फिर मॉडुलस वाला भी आ गया हमारे पास। इसके बाद अब ये इंक्रीमेंट है हमारे पास। तो ये जो है ना प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया अभी तक यहाँ पर। तो ऑपरेटर कीवर्ड आया, प्लस प्लस हमारे पास क्या आया, ये सिंबल आ गया इंक्रीमेंट के लिए। तो हाइट प्लस प्लस हाइट और विड्थ करके हमने यहाँ पर फिर रिटर्न करवा दी है। ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप का क्या है वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, रेक्टेंगल टाइप का एक वेरिएबल हमने यहाँ पर टेम्परेरी क्रिएट कर लिया है जिसके थ्रू हमने यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करवा ली है।
तो अब अगर हमने पोस्ट फिक्स के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो डिफाइन करना है तो हमें यहाँ पर इसको पैरामीटर देना पड़ेगा इंट। तो जब आपको ये पैरामीटर आपने यहाँ पर इंट पास करवा दिया है तब इसका मतलब ये है कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड किया गया है ये पोस्ट फिक्स के लिए किया गया। तो उसके बाद लॉजिक इसकी क्या हमने लिखी यहाँ पर कि हाइट इज़ इक्वल टू हाइट प्लस प्लस और विड्थ इज़ इक्वल टू विड्थ प्लस प्लस। तो उसके बाद आपने यहाँ पर फिर रिटर्न करवा देना है रेक्टेंगल हाइट एंड विड्थ। उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी इसी तरह आप ओवरलोड करवा सकते हैं और फिर पोस्ट डिक्रीमेंट को भी इसी तरह ओवरलोड करवा सकते हैं। फिर यूनरी माइनस ऑपरेटर जो है उसको इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इंटीजर के साथ जब आप इस माइनस को यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, इंटीजर की वैल्यू अगर प्लस में है तो उसको क्या कर देता है, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर जो है आपने ओवरलोड कर लिया। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कोड फाइल का, तो आप वहाँ पर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये फिर हमने नोड ऑपरेटर को कर दिया। अगर इंटीजर लॉजिकल नोड को इंटीजर के ऊपर करेंगे तो इंटीजर की वैल्यू को ये ज़ीरो कर देगा। अगर आप इसको बूल पे करेंगे मतलब बूलियन पे, तो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास, ये लेस देन वाला हमने यहाँ पर ओवरलोड किया है, ग्रेटर देन का किया है और इक्वल टू का कर लिया है। उसको वह ये कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया हमारे पास। और इसके बाद इसके मेन फंक्शंस की तरफ चले जाते हैं हमारे पास। सॉरी, इसका मेन फंक्शन जो है ये हमारे पास ये मेन फंक्शन आ गया है। इसके अंदर ये जो कोड पड़ा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कमेंट कर लेते हैं। हमने काम किया हुआ है इधर रेक्टेंगल क्लास पे, तो रेक्टेंगल हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया एक ये वाला, और वन एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको हम कह देते हैं 11 एंड 22। और फिर आर यहाँ पर हम ये करवा सकते हैं आर डॉट शो। तो रेक्टेंगल R1 डॉट शो करवा लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, R प्लस प्लस और फिर R डॉट शो। तो अब जो है इंक्रीमेंट के बाद ये R की वैल्यू को शो करवा देगा। यहाँ पर हम इसको शो करवाने के बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ओके, ये देखें, पहले उसकी पुरानी हाइट है, विड्थ है, फिर उसकी R1 की आ गई है हमारे पास हाइट एंड विड्थ। उसके बाद फिर R इंक्रीमेंट के बाद उसकी हाइट विड्थ जो है हमारे पास आ गई है 10-20, जबकि इसको 11 एंड 21 होना चाहिए था। तो इसमें देखते हैं कि इशू हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट को आई है, तो इसका अब जो है इंक्रीमेंट वाला फंक्शन उसको देखते हैं रेक्टेंगल क्लास का। इसमें और भी काफ़ी सारे कोड्स पड़े हुए हैं, तो मैं ये रेक्टेंगल की जो क्लास है मैं इसको, ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट वाला है ऑपरेटर। तो
इसके अंदर हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये पहले उसको स्टोर करवा देता है, फिर उसमें इंक्रीमेंट करवाता है, इस वजह से कि हमें वो इंक्रीमेंट इसका शो नहीं हो रहा था। तो अब जो है वो इंक्रीमेंट हमारे पास शो हो जाएगा। अब ये देखिए उसने उसको 11 एंड 21 कर दिया है R1 की, सॉरी R की वैल्यू को। तो नीचे हम अपने मेन फंक्शन से चलते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल R3 कर लेते हैं, R2 कर लेते हैं सॉरी, इसके अंदर फिर हम क्या कर लेते हैं R+R1, और ये मैं इंक्रीमेंट रहने देता हूँ। फिर R2 को हम यहाँ पर शो करवा लेते हैं, R2 डॉट शो, और तो अभी देखें 10 + 11 21 हो गया, और 20 + 22 जो है वो 42 हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों इन रेक्टेंगल्स को ऐड करके हमने थर्ड रेक्टेंगल भी क्रिएट करवा ली। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल जो है ये पोजीशन की है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्रियास हमने बनाई है पोजीशन की। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इसके दो डाटा मेंबर्स हैं, उसका फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है यहाँ पर, फिर उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है सॉरी। फिर ये गेट का एक फंक्शन बना लिया जिसमें हमने वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट ले ली। शो का फंक्शन बना लिया जिसमें हमने एक्स एंड वाई डायरेक्शन को प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमने कैसे किया है कि एक्स में प्लस प्लस वाई कर दिया, प्लस प्लस वाई में वैल्यू स्टोर करवा दी, ये हमने प्री इंक्रीमेंट करवा दिया, प्री फिक्स करवा दिया है। इस तरह पोस्ट फिक्स जो है वो यहाँ पर हमने करवाया है। अब यहाँ पर जो एक नई चीज़ हमारे पास है कि अगर हम इसकी वैल्यू भी स्टोर करवाना चाह रहे हों और इंक्रीमेंट भी करवाना चाह रहे हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, उसमें प्रीवियस वैल्यू जो है स्टोर करवा दी, उसके बाद हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट करवा दिया और इसकी वैल्यू जो है टेम्परेरी की पहले रिटर्न करवा दी। तो ये है कि अगर आप पोस्ट फिक्स की वैल्यू को कहीं पर स्टोर भी करवाना चाह रहे हैं, मतलब आप कुछ इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं कि R = RT++, तो उस सूरत में जो इसकी प्रीवियस वैल्यू होगी RT की, जो कि ये टेम्प में होगी, वो इस R को साइन करवा देगा R ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद क्या करेगा उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसके लिए फिर हमने ये वाला काम किया है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर भी आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर फिर डिक्रीमेंट है, उसी तरह पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के लिए कर दिया, फिर माइनस के लिए कर लिया, नोट के लिए कर लिया, फिर ये बाइनरी ऑपरेटर एडिशन के लिए कर लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए। इस तरीके से आप इस कोड को ट्राई कर लेंगे, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो इस तरह ये लोकेशन की क्लास को भी आप ट्राई खुद से कर लेंगे। ये मेन फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको अनकमेंट करके आगे फिर यूटिलाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती कैसे है, यूनिटरी, बाइनरी और रिलेशनल ऑपरेटर को हम C++ में ओवरलोड किस तरीके से कर सकते हैं।